आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th में आज हम जिस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका नाभिक या न्यूक्लियस। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नाभिक और जो परमाणु है, ये जो दो चैप्टर आपके यूनिट में जो आते हैं, ये बोर्ड परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें से 8 मार्क्स से आपके प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की हम इस क्लास का आरंभ करते हैं और हम लोग समझते हैं कि नाभिक क्या है और किस प्रकार की स्थितियां इससे संबंधित आती हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ के विषय में बात करें तो पदार्थ जो है वो मूल रूप से क्या होता है, किनसे मिलकर बना होता है? तो हम और आप जानते हैं अणुओं से मिलकर बना। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु जो है मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। ठीक है। तो अगर आपको देखा जाए तो परमाणु हमारा है क्या? परमाणु होता है, वो होता है पदार्थ का अविभाज्य कण जो है, अविभाज्य है। अर्थात इसको विभाजित जो है वो नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा अविभाज्य कण है वो क्या है? आपका परमाणु है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि परमाणु मूल रूप से तीन अवस्थाओं से या तीन स्थितियों से मिलकर बना होता है, तीन कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमारे जो कण होते हैं वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे क्या है? दूसरे हैं आपके प्रोटॉन हैं। और तीसरे आपके क्या हैं? तीसरे हैं आपके न्यूट्रॉन। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सामान्य रूप से हमें यह समझना है कि जब ये बात तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ऋणावेशित होते हैं। प्रोटॉन कैसे हैं? धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? आवेश रहित होते हैं। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जब अल्फा कणों की बमबारी की गई तो ये पाया गया कि हमारे पास में क्या होता है कि किसी भी परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? तो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा। और आंतरिक जो है, अगर देखा जाए तो ये जो केंद्र है अर्थात परमाणु का अधिकतम जो द्रव्यमान है वो कहाँ स्थित होता है? एक केंद्र पर स्थित होता है। और इस केंद्र में क्या होता है? क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका? वो टॉपिक है आपका नाभिक, न्यूक्लियस। तो किस प्रकार से ऐसी स्थितियां आती हैं जरा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से हमें समझना है नाभिक के विषय। सॉरी। अगर हम नाभिक के विषय में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक क्या है? किसी परमाणु का केंद्र
जिस पर उसका अधिकांश द्रव्यमान कार्य करता है, अधिकांश द्रव्यमान कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो केंद्र है, परमाणु का जो केंद्र है, वो केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है ना? नाभिक कहलाता है। ठीक है। अब सामान्य रूप से आपको क्या समझना है कि जब हम नाभिक के बारे में बात करते हैं या न्यूक्लियस के विषय में बात करते हैं, तो आपको यह समझना है कि नाभिक में क्या पाया जाता है। तो नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में आपके क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और साथ ही साथ में न्यूट्रॉन, है ना? नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। और आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि नाभिक में जितना धन आवेश होगा, बाहर उतना ही ऋण आवेश होगा। ठीक है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बाह्य उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन का आवेश क्या है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। मतलब आवेश कैसा है? इसका बराबर है। बस ध्यान ये रखना है कि प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन आपका आवेश रहित होता है, और न्यूट्रॉन का किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। अब देखिए एक चीज और समझते हैं। आपको सामान्य रूप से समझना है कि देखिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनकी कंप्लीट संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की जो न्यूक्लियॉनों की जो संख्या होती है, वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, अब भाई नाभिक क्या है? नाभिक एक प्रकार का वृत्ताकार स्थिति तो है, केंद्र है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वो नाभिक की त्रिज्या किस में होती है ना? उसको किस में मापा जाता है? फर्मी में मापा जाता है। इसमें फर्मी में। फर्मी में मापी जाती है। फर्मी में मापी जाती है। और एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻⁻15 का 15। ठीक है। तो सामान्य रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो हमेशा किस में मापी जाती है? फर्मी में मापी जाती है। ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे? एक शब्द आता है जिसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या शब्द आता है जिसको कहते हैं परमाणु क्रमांक? या अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगर आपसे यह कहा जाए कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी नाभिक में उपस्थित, क्या? किसी नाभिक में उपस्थित
प्रोटोनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरा सा आपका शब्द आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, क्या कहा गया? अगर हम एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अगर आपको याद हो तो परमाणु भार कहिए या न्यूक्लियॉन्स कहिए, बात एक ही है। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वही तो आपका न्यूक्लियॉन्स है। तो चाहे तो न्यूक्लियॉन्स कह दे, चाहे परमाणु भार कह दे, चाहे द्रव्यमान संख्या कह दे, बात एक ही। ठीक है, तो अब आपके मन में ये विचार आया, तो अगर हम इस एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई ऐसी स्थिति में उसको परमाणु भार कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम उसको क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? और इसको न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। अब जब हम नाभिक के विषय में बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए, किसी भी नाभिक का जो आयतन होता है, ध्यान से समझेंगे, नाभिक का आयतन जो है ना, अब नाभिक कहां होगा? कोई ना कोई परमाणु होगा ना। तो किसी परमाणु के नाभिक का जो आयतन होता है वह परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? परमाणु भार के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब मन में विचार आया कि साहब इससे हमारा काम क्या है? काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम। तो आपको यह समझना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
जो आयतन है या नाभिक का जो आयतन है उसके परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम ये देखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 3 होगी। अच्छा जी, ठीक है, सॉरी, A का पावर 3 क्या होगा भाई, A का क्यू हो गया, सॉरी A होगा, ठीक है। अब जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नाभिक कैसा होता है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू हुआ। तो क्या हुआ, इज प्रोपोर्शनल टू ए होगा, अर्थात 4/4/3 पाई आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। अब 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, यहां से अगर हम देखें तो आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। भाई इधर का ये भी तो नियतांक ही है, क्या दिक्कत है इससे। अब जब आर क्यू बराबर इतना हो गया तो आर बराबर हम क्या कह सकते हैं, आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा R0A, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया R0A की पावर 1/3। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां से हमने देखा कि R3 है ना बराबर R0A है, अब ये तो नियतांक है ना, तो ये जो इधर से पावर जाएगी ये 1/3 हो जाएगी, जहां R0 क्या है, एक नियतांक है। अब देखो नियतांक का अगर आप विच्छेद करोगे ना, विच्छेद क्या होता है, विच्छेद का ना अलग अलग टुकड़ों में जब इसको संधि विच्छेद करोगे तो एक शब्द आया जिसको कहते हैं नियत धन अंक। नियत माने निश्चित है और अंक माने अंक, अर्थात जिसका मान निश्चित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। और अगर हम R0 के बारे में बात करें तो इसका मान होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 1.2 फर्मी मीटर। क्या होता है, फर्मी, ठीक है, क्योंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब यहां हम क्या समझते हैं, यहां हम इस स्थिति को देखते हैं तो हमने क्या पाया, हमने ये देखा कि किसी भी परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहां से हमारे पास स्थिति बनी कि R बराबर क्या हो गया, R0 A की पावर 1/3, जहां R क्या है, देखिए जहां R क्या है, R है त्रिज्या, क्या है, R है नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है, नाभिक की क्या है, ये त्रिज्या है। सिंपल सी बात है भाई, यहां R क्या है, R है आपकी नाभिक की त्रिज्या। अब देखते हैं कि आपसे अभी हाल ही में एग्जाम्स में किस प्रकार से प्रश्न आया है, तो उस प्रश्न की स्थिति को हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो 2018 में एक प्रश्न आया है, जरा उसको देख लेते हैं। क्या कहा गया, प्रश्न कहा गया था, प्रश्न है नाभिकों 13Al27, क्या कहा गया है प्रश्न में, प्रश्न में कहा गया है कि 13Al27 और 52TE125 की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अब एक सामान्य सी स्थिति है और सामान्य सी स्थिति में हम लोग किस तरीके से चर्चा करेंगे जरा उसको समझ। देखिए जैसा कि हम और आप जानते हैं, अब देखिए एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। जैसे हमने कहा 13 AL 27। देखिए जब भी इस प्रकार से कोई स्थिति दी जाए तो आप और हम इस बात से परिचित हैं कि ये क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता। ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है परमाणु भार। परमाणु भार कह लीजिए या द्रव्यमान संख्या कह लीजिए। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू जेड की वैल्यू है। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू ए की वैल्यू है। तो ए बराबर कितना है? 27 है। ये बात आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे पास स्थिति क्या है? हमारे पास एक सामान्य सी स्थिति है कि R बराबर R0 A का पावर 1/3 है। भाई यही स्थिति तो अभी हमने ज्ञात की है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि R बराबर R0 A का पावर 1/3, इस तरह का संबंध है। अब देखिए जरा, यहां हमारे पास में दो तत्व दिए गए हैं। कितने तत्व दिए गए? दो तत्व दिए गए हैं। इसलिए अगर हम पहली स्थिति में देखें तो A1 का मान कितना आया? 27 हो गया। और अगर हम यहां A2 के मान के बारे में बात करें तो A2 का मान हो गया आपका 125। मुझे लगता है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जरा क्या करेंगे हम। मान लीजिए पहले वाले की त्रिज्या R1 है और दूसरे वाले की त्रिज्या क्या है? R2 है। अगर हम इस स्थिति को रखेंगे तो हमारे पास क्या आया कि R1/R2। देखिए अनुपात का स्थिति का मतलब क्या है? अपॉन की बात है। R0 A1 का पावर 1/3। अब देखो R0 को हमने R0 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये तो नियतांक है, नियतांक तो सभी के लिए समान रहेगा। ठीक है। अपॉन क्या होगा? R0 A का पावर A2 का पावर 1/3। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया। अब देखो जरा, ये हो गया R1/R2 बराबर A1 का वैल्यू कितना है? 27। ये वैल्यू कितना है? 125। और दोनों पे पावर कितनी थी? 1/3। देखिए 1/3 का मतलब क्या है? देखिए 1/2 है तो अंडर रूट है, 1/3 है तो क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट में 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो अगर हम इस 27 को क्यूबिक रूट करेंगे तो कितना आया? 3 आया। और इसका कितना आया? 5 आया। अर्थात R1/R2 बराबर कितना आया? 3/5 है। अब जैसे किसी को डाउट है कि सर क्यूबिक रूट की स्थिति कैसे आती है, तो क्यूबिक रूट 27 है। तो क्या हुआ? क्यूबिक रूट 27 के जोड़े करो, 3 × 3 × 3। इन तीनों का एक जोड़ा निकल के आया तो अर्थात ये हो गया 3। इसी प्रकार से 125 को देखेंगे तो 125 की स्थिति क्या आ गई? 125 की स्थिति आ गई 5। तो यहां दोनों त्रिज्याओं का जो योगफल होगा, वो योगफल सॉरी जो अनुपात होगा, वो अनुपात किसके बराबर होगा? ये अनुपात हो जाएगा आपका 3:5 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो जरा, अब एक प्रश्न है। प्रश्न कैसे है? अगला प्रश्न है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न और है, उससे भी क्लियर और हो जाएगी। नाभिकों या नाभिक 13 AL 27, ठीक है, की त्रिज्या है। यही प्रश्न पिछले वाला, लेकिन उसमें त्रिज्या नहीं दी गई थी, अनुपात पूछा गया था। इसमें त्रिज्या दे दी गई। क्या कहा गया कि नाभिक 13 AL 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी है। तो बताइए और ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर में वैसे ही पूछा जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए, है ना। तो बताइए कि
50TE125 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये प्रश्न है आपका। अब हमने क्या सीखा? हम और आप जानते हैं कि हमारे पास स्थिति है कि R बराबर R0 A का पावर 1/3। जब दो होंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि R1/R2 बराबर, भाई R0 से R0 तो कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? A1/A2 का पावर 1/3। यहां तक मुझे लगता है किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब देखो जरा, R1 की वैल्यू क्या है? तो R1 की वैल्यू है 3.6। R2 की वैल्यू क्या है? पता नहीं, निकालना है। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 27। A2 की वैल्यू कितनी है? 125। इस पे पावर कितनी है? 1/3। तो हम क्या करेंगे? 3.6 अपॉन R2 बराबर 3/5 हो गया। 3 से कितना हो गया? 1.2। 1.2 इंटू 5 कितना हो गया? तो R2 बराबर हो गया 6.0 पर मी। आपको मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि डाउट है तो आप मुझे पूछ बताएं भाई, क्या इसमें किसी तरह की कोई समस्या है? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बताएं जरा, बताइए, बताओ भाई। कोई समस्या इसमें? आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो बताएं जरा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझते हैं। अब प्रश्न आपने देखा, मान लीजिए ये कोई एक्स तत्व है। क्या है? एक्स कोई तत्व है। तो यहां ये जो जेड है, ये जेड क्या है? तो जो नीचे लिखा जाता है ये परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है ना। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऊपर क्या है? ए है, द्रव्यमान संख्या है। क्या है ये? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या कह दीजिए या परमाणु भार कह लीजिए। और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो कभी कभी आपसे क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो तत्व दिया गया है, मान लीजिए कोई तत्व दिया ए, है ना, कोई तत्व है ए 84 128 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की, मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछ ले, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सामान्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर 84A128 की बारे में बात की जाए तो ये क्या है? ये हमारा प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉन बराबर कितने हो गए? 84 हो गए। और अगर इस स्थिति को देखेंगे तो ये किसके बराबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और ये कितना है? 128 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन कितना हुआ? 128 माइनस 84, क्या हुआ? 8 में से 4 गया तो 4, 44, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 44। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 84 हो गया, प्रोटॉन पूछा जाए तो 84 हो गया, और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका 44। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नाभिक के घनत्व के विषय में। इसके विषय में, नाभिक के घनत्व की। देखो, अगर हम नाभिक के घनत्व के विषय में बात करें
तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि देखो भाई, हमारे पास में स्थिति क्या है? हमारे पास स्थिति होती है कि द्रव्यमान बराबर क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, यही तो होता है भाई। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। अगर मान लीजिए हमारा द्रव्यमान कैसा है, एम है, कितना है, एम है। आयतन कितना होता है, गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू है। और घनत्व मान लीजिए ये रो है, तो क्या होगा, रो का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, 3m/4 पाई आर क्यू। अर्थात इस प्रकार से यदि आपसे कभी नाभिक के घनत्व के बारे में बात करी जाए तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, नाभिक का घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। बताओ भाई, यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताएं जरा। ठीक है भाई, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आता है जिसको कहते हैं नाभिकीय बल। अब देखिए, नाभिकीय बल के बारे में बात करें तो नाभिक में क्या पाया जाता है? तो आप और हम जानते हैं कि देखो, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम नाभिकीय बल के बारे में बात करें और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, देखो जुड़ने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? अगर कोई जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है उनके मध्य में क्या होगा, एक आकर्षण बल काम होगा। ठीक है, क्या होगा, आकर्षण बल काम होगा, या ये कह दीजिए कि नाभिक के अंदर का, ठीक है, नाभिक के अंदर का वह बल, नाभिकीय बल किसे कहेंगे, नाभिक के अंदर का वह बल जो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। न्यूक्लियॉन्स तो समझते हो, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉनों को बांधे रखता है। ठीक है, अगर हम नाभिक के अंदर वह बल जो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है, क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी नाभिक के अंदर पाए जाने वाला वह बल जो न्यूक्लियॉन्स, अब न्यूक्लियॉन्स के मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है वो क्या कहलाता है, वो आपका नाभिकीय बल कहलाता है। और ये जो नाभिकीय बल होता है, ये नाभिकीय बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये किसी प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण वाला बल नहीं है, ये क्या है, ये आकर्षण बल होता है। अच्छा जी, अब ये बल जितना मजबूत होगा, नाभिक भी उतना ही स्थायी होगा। जितने हमारे रिश्ते अच्छे होंगे वो संबंध उतने ही अच्छे चलेंगे। कैसे, जितना आपस में क्या होगा, लगाव होगा, वो बल उतना ही जितना अधिक है, वैसे ही उतना ही हमारे रिश्ते कैसे होंगे, अधिक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, और नाभिकीय बलों के बारे में बात करें तो नाभिकीय बल तीव्र बल होते, है ना, तीव्र बल होते, तीव्र माने
तेज, लेकिन लघु परास के लिए होता है। लघु का मतलब समझते हो छोटा, और परास का मतलब होता है दूरी, है ना। लघु परास बल होते हैं। ये कैसे होते हैं? लघु परास बल होते हैं, मतलब छोटी दूरी तक, है ना। मान लीजिए कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को नाभिक के अंदर ऐसा बल जो इनको बांधे रखता है, तो ये छोटी सी दूरी के लिए काम करता है। अत्यधिक दूरी के लिए ये जो बल है, ये बल कार्य नहीं करता। ये किसी भी प्रकार का कैसा है? आकर्षण बल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे की स्थिति आती है, तो हम लोग समझेंगे समस्थानिक के बारे में। इसके बारे में समस्थानिक। सबसे पहले अब देखिए, छोटी सी बातें समझते हैं हम लोग। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि सबसे पहले जो आवर्त सारणी आई, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, उस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमारा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जब तत्वों को जब अरेंज किया गया, तो वो अरेंज किसके बेसिस पे किया गया? वो तत्वों को अरेंज किया गया परमाणु भार के बेसिस पे। ठीक है। लेकिन ये माना जाता था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा मेंडलीफ ने माना। लेकिन जब मोजले ने इस बात को खोज कर दी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है, अगर देखा जाए कि किसी भी तत्व का जो मूल गुण है वो परमाणु भार नहीं होता, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही तो हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसके आधार पर आधुनिक आवर्त नियम आया, और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में क्या किया गया कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो देखिए, सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, है ना। अब देखो क्या कहेंगे, सम स्थानिक किसे कहेंगे? ऐसे ऐसे तत्वों के परमाणु, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? भाई स्थान क्या है? परमाणु क्रमांक पर ही तो निर्भर है। तो क्या कहा गया? ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन परमाणु भार कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भाई नाम कह दिया, समस्थानिक है। सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। जिनके अब स्थान किस तरह से निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक से। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते। समस्थानिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे हमने कहा 1H1, 1H2, 1H, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आप देखिएगा यहां पर हमारे परमाणु क्रमांक कैसे हैं? समान है। लेकिन परमाणु भार कैसे हैं? अलग अलग है। तो जब परमाणु क्रमांक हमारे कैसे होते हैं? समान होते हैं,
लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते। अब देखो जरा, दूसरा शब्द आपका आता है जिसे कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। समस्थानिक को कहते हैं आइसोटोप्स और समभारिक को कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, चलो भाई, तो समभारिक क्या है? ऐसे तत्वों के परमाणु, नाम कह रहा है समभारिक, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं। क्या समान होते हैं? परमाणु भार तो समान होते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। जिनके परमाणु भार कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। समभारिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कहें कि 18 AR 40 और 20 CA 40, ये कैल्शियम है और ये आर्गन है। अगर आप देखेंगे तो इनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? अलग अलग है। देखो भाई, ये परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार कैसे हैं? समान है। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो समभारिक। जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो समस्थानिक कहलाते हैं। अब जैसे कहा गया, एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या है? सम स्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते, समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती। कैसी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अगर कोई भी ऐसा तत्व है जिसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की बात नहीं हो रही, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते। ठीक है, चलो भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे की स्थिति क्या है जो हम लोग अब पढ़ चुके हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 कोटि की होती है या इसका मल्टीपल होता है। और 10⁻15 को क्या कहा जाता है? इस 10⁻15 को कहा जाता है फर्मी। क्या कहा जाता है? फर्मी, है ना? ये तो बताया जा चुका है आपको। ठीक है, अब सामान्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो नाभिक में आपका पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखो, न्यूट्रॉनों पर तो किसी तरह का आवेश होता नहीं। जब न्यूट्रॉनों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता तो न्यूट्रॉन कैसे होंगे? धनावेशित होंगे, है ना? सॉरी, न्यूट्रॉन पर किसी तरह का आवेश नहीं होता तो नाभिक कैसा होगा? तो नाभिक आपका धनावेशित होगा। अच्छा जी,
है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगली बात आती है कि अगर आपसे कहा जाए कि एक एएमयू बराबर कितना होता है, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग ने कहा कि अगर हम 84 P31218 के बारे में बात करें तो ये बात हमको समझ में आ गई कि नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला परमाणु भार होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास के साथ में कल। थैंक यू।